So today we are going to discuss about DCPT. ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा पढ़ लिया? स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसमें क्या n वैल्यूज मिलती थी। ये भी एग्जैक्टली सेम ही है, मतलब ऐसे ही होता है। इसको बोलते हैं डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, DCPT, डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसमें भी n वैल्यूज मिलेंगी, इनके प्रोसीजर अलग हैं बस। उसमें स्प्लिट स्पून सैम्पलर यूज करते थे, इसमें ये डायनेमिक कोन टेस्ट है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें 65 kg हैमर इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 750 mm, मतलब कि 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, फॉर ईच 100 mm रिकॉर्ड करते हैं द वैल्यू ऑफ एन टिल 300 mm। ठीक है, फिर जैसे एसपीटी की वैल्यूज थी वैसे ही इसकी वैल्यूज होती हैं। इसमें एक और है, इसमें क्या होता है, बेंटोनाइट स्लरी और यूज करते हैं। So if we are going to use bentonite slurry, then the dia will be 65 mm. ठीक है, otherwise without bentonite slurry its dia will be 50 mm. What the bentonite slurry will do? It will act as a grease. ठीक है, it will reduce the friction. बस यही डिफरेंस है, 50 mm डाया यूज करेंगे या फिर 65। ठीक है, डाया ये है 65 mm। बाकी इसमें ये कुछ भी याद नहीं रखना है, बस सिंपल क्या होते हैं एसपीटी। एसपीटी हायर चांसेस टू बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा। उसके बाद है डीसीपीटी। पता होना चाहिए कि यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल मेजरमेंट। अब ग्राउंड वाटर लेवल मेजरमेंट में कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सी चीज तुम्हें फंडा बताएगी, ग्राउंड वाटर टेबल के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल से क्या होता है, पीडब्ल्यूपी बढ़ जाता है। पीडब्ल्यूपी इज व्हाट, पोर वाटर प्रेशर। with rise in pore water pressure effective stress will reduce। इफेक्टिव स्ट्रेस क्यों कम होगा, why effective stress will reduce? because effective stress is equal to total stress minus pore water pressure। जब ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी ना। ठीक है, अब मीजर करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो जैसे जहां भी तुम वो कर रहे हो उसके नियर बाई कोई वेल है, तो क्या होगा, वेल का कुछ ग्राउंड वाटर टेबल होगा, हम वही एज्यूम कर लेते हैं थ्रू आउट होगा। ठीक है, वाटर टेबल लेवल हमेशा सेम रहता है। या फिर बोर होल्स करेंगे, बोर होल्स करने के बाद उसमें जो वाटर टेबल लेवल आएगा उससे पता करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं टू नो द ग्राउंड वाटर टेबल। अब नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट। अब हमने सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद इसके रिजल्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमें अंडरग्राउंड वो करने के बाद मिली। ठीक है, हमने मेजरमेंट की, उसके बाद हमें मिली, ये किस किस डेप्थ पे मिली हैं उनके आरएल है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। मतलब यहाँ 0, 30, 34, 41.9, 42.5, 43 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ सॉइल विच वी गेट, कि कौन कौन सी सॉइल थी वो। एसपी है, ठीक है, एसपी इज पुअरली ग्रेडेड सैंड, एसडब्ल्यू वेल ग्रेडेड सैंड है, यहाँ क्ले है ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ एसएम थी, सिल्टी सैंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ तुम्हारा वाटर टेबल था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो मेजर की तुमने। ठीक है, ये देखो ये एन वैल्यूज लिखी है कि इतनी डेप्थ पे एन वैल्यूज ये आ रही थी।
और उन n वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 160 180 200 210 सो दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट द डेटा विच वी ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड। मतलब फील्ड में तुमने टेस्ट परफॉर्म किया, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए, सॉइल इन्वेस्टिगेशन की, सॉइल एक्सप्लोरेशन की, उसके बाद दिस इज द डेटा विच यू प्रेजेंट। मतलब कि एक सिंगल पेज पे तुमने उस सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, दिस इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबसॉइल प्रोफाइल। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हर फीचर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ठीक है, ये केवल मतलब एट द एंड हमें चाहिए क्या, सॉइल इन्वेस्टिगेशन हम कर क्यों रहे हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी तो चाहिए भाई। एट द एंड हम उस पर बनाने क्या वाले हैं, कोई स्ट्रक्चर, वेदर इट इज अ रोड, बिल्डिंग, ब्रिज और वॉट एवर इट इज बनाएंगे तो एट द एंड हम स्ट्रक्चर ही ना। तो उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कि कितनी कैपेसिटी तक की वो रेजिस्ट कर सकती है, वो निकालना है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 9। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? तो मैंने बताया था केवल एक यूनिट में सबसे ज्यादा लिंकेज मिलेगी तुम्हें। दिस इज द लास्ट यूनिट विच इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सी यूनिट थी ये? सेकंड। ठीक है, 80% ऑफ द पार्ट, मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट वी हैव स्टडीड देयर। यहाँ न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा सा। उसके बाद फर्स्ट वी विल डिस्कस द थ्योरेटिकल पोर्शन, देन वी विल हैव द न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, अब अपने अपने माइक ऑन कर लेना और बताते रहो धीरे धीरे। रिवीजन करा रहा हूँ आज। आज थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। कल जो न्यूमेरिकल, कल क्या मतलब नेक्स्ट क्लास में जो भी होगी उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे एंड दैट विल बी योर लास्ट क्लास फॉर दिस सॉइल इंजीनियरिंग। उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल में तुम्हें डाउट है तो मेरे पास एक साथ डाउट भेज देना जितने भी हैं, फिर उनके लिए क्लास अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले बताओ व्हाट इज फाउंडेशन। सर स्ट्रक्चर का वो पार्ट जो कि सब सॉइल से डायरेक्ट कांटेक्ट हो। अच्छा ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन हमें मिली, द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट इन सॉइल। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सॉइल। हाँ, और बताओ कोई? बोलो। सर सब स्ट्रक्चर का वो पार्ट जिसपे सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड आता हो। फाउंडेशन ट्रांसफर लोड, लोड ऑफ सबस्ट्रक्चर।
दिस इज फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज इट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सुपरस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर टू सॉइल। ठीक है, इट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू सॉइल। स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है उसको कैरी करता है, उसको कैरी करने के बाद सॉइल पे ट्रांसमिट कर देता है। कैसे ट्रांसमिट करता है? हाउ इट ट्रांसमिट द लोड? यूनिफॉर्मली। ठीक है, दिस इज व्हाट द फाउंडेशन इज। इसमें किसी को कोई डाउट कि फाउंडेशन होती क्या है? ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडेशन कितनी तरीके की होती है? शैलो और डीप। फाउंडेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज शैलो एंड सेकंड इज डीप। और हमें पता कैसे चलता है कि विच वन इज शैलो एंड विच वन इज डीप? क्राइटेरिया फॉर शैलो एंड डीप होता है और डीप में डेप्थ ज्यादा होता है। गलत। What is the criteria to determine whether a foundation is shallow or deep? सर डेप्थ इज इक्वल और लेस देन द विड्थ शैलो के लिए So depth और डीप by के लिए ग्रेटर। width ratio is less than equal to 1, and for deep foundation depth by width ratio is greater than 1. ये क्राइटेरिया किसने दिया था? सरदा जी। एक और पढ़ाया था मैंने, स्कैम्पटन। ठीक है, स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग क्या था? सरदा जी। What was the formula according to Scampton for determining whether the foundation is shallow or deep? ये तो तुम सब बता दोगे, बुक सामने रखी होगी ना, इसलिए बता रहे हो देख देख के। तो कुछ अलग लीक से अलग हट के पूछ लो तो तुम में से किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अब सेलो फाउंडेशन के टाइप्स पे आ जाओ। ठीक है, सेलो फाउंडेशन के टाइप्स पे। तो सेलो फाउंडेशन किसको कहेंगे? डेप्थ बाय विड्थ रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहला टाइप सेलो फाउंडेशन का है स्ट्रिप और कंटिन्यूअस फाउंडेशन। स्ट्रिप और continuous फाउंडेशन। स्ट्रिप और कंटिन्यूअस फाउंडेशन कौन सी होती है?
जिसकी लेंथ मच लार्जर हो देन विड्थ, ठीक है। लेंथ के अलोंग जो मूवमेंट हो वो बहुत ज्यादा हो विड्थ के कंपैरिजन में, उसकी विड्थ कम हो और लेंथ ज्यादा हो। मान के चलो ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। when length is much higher than the width then it is called strip or continuous foundation, ठीक है। सेकंड आता है स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग। फुटिंग और फाउंडेशन में क्या अंतर है? What तो is the फाउंडेशन difference? पूरी होती है, फुटिंग से वो स्टेप्स जो होते हैं उसके उसको फुटिंग बोलते हैं। अच्छा, किसने पढ़ाया था? इससे सर फुटिंग जो होती है वो बॉटम मोस्ट पार्ट होती है फाउंडेशन की, जिसपे जो ग्राउंड पर लोड ट्रांसफर करती है लार्जर एरिया पे, और फाउंडेशन ग्राउंड लेवल के बॉटम पार्ट होता है। अच्छा, there is as such no difference between footing and foundation, ठीक है। दोनों सेम ही चीज होती हैं, बट इवन फिर भी यदि कोई पीछे पड़ जाए ना भाई मुझे तो डिफरेंस जानना है, तो फॉर देम फुटिंग जनरली हम शैलो फाउंडेशंस को बोलते हैं जनरली, ठीक है। शैलो फाउंडेशंस को वी कैन आल्सो कॉल देम एज शैलो फुटिंग, ठीक है। और फाउंडेशन डीप। सर क्वांटिटी सर्वे में जो फुटिंग का वो निकाल रहे थे उसकी क्वांटिटी, तो उसमें फुटिंग 1 2 3 ऐसे करके दिया हुआ था। वो स्टेप 1 2 होगा, उनको भी फुटिंग हाँ बोलते सर हैं, ऐसे। लेकिन उनका मेन जो वर्डिंग है ना वो स्टेप 1 2 होगा। ओके सर, तो उनको फुटिंग नहीं बोल सकते, हम स्टेप बोलेंगे। नहीं, बोल सकते हो ओके फुटिंग। फुटिंग जनरली वैसे किसको बोलते हो तुम? अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैंने बोला स्प्रेड फुटिंग, ठीक है। स्प्रेड फुटिंग बोला मैंने। अब स्प्रेड फुटिंग में अब जरूरी है कि एक इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स 3 हो? भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स 2 हो, तो भी तो मैं इसको बिल्कुल। स्टेप फुटिंग ही बोलूंगा, ठीक है। देखो बेसिक डिफरेंस यही होता है, बाकी हाँ जी। देखो ये नॉमेनक्लेचर है, इसको कोई कहीं भी किसी सेंस में यूज करता है। यदि तुम्हें एग्जैक्ट डिफरेंस जानना है तो एग्जैक्ट डिफरेंस फुटिंग और फाउंडेशन में यही होता है। बाकी एक स्टेप को फुटिंग बोल सकते, ठीक है। फुटिंग जनरली, फुटिंग जो वर्ड है इससे यही सेंस निकल के आता है कि जब फुट रखने का प्लेस मिल जाए, तो इसलिए स्टेप को भी फुटिंग बोल देते हैं। लेकिन जो क्लियर कट सेंस में ओके फुटिंग होता है वो ये होता है ना। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हो गई तुम्हारी कंटिन्यूअस फुटिंग, या फिर उसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। याद रखना, स्ट्रिप और कंटिन्यूअस सबसे ज्यादा मोस्टली जनरली ये यूज होती है, ठीक है। सेकंड आती है स्प्रेड और आइसोलेटेड। बताओ स्प्रेड और आइसोलेटेड में क्या होता है? स्प्रेड और आइसोलेटेड जनरली, और क्या बोल सकते हैं इनको, सिंगल फुटिंग होती है, ठीक है। और इट कैन बी ऑफ शेप ऑफ व्हाट, या तो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, और इट कैन इवन ऑफ सर्कुलर शेप, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसा इसमें लिख रहा है यूनिफॉर्मली थिक, ठीक है। दूसरा स्टेप्ड, और तीसरा
हॉन्स्ट। ठीक है, हॉन्स्ट में क्या होगा, स्लोप होगा। ठीक है, हॉन्स को स्लोप्ड फुटिंग भी बोल सकते हैं। अब फुटिंग तुम 3-4 सब्जेक्ट में पढ़ चुके हो, तो अब तक तुम्हें आइडिया होना चाहिए, जाना चाहिए फुटिंग का हर सेंस में। ये कौन सी होगी, हॉर्न्स फुटिंग। ठीक है, फिर थर्ड टाइप ऑफ फुटिंग इज कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में क्या होता है, कंबाइंड इज ऑफ 2 टाइप। और ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजोइडल की कंडीशन बता दो क्या थी। लोड डिफरेंट होता है 2 पॉइंट्स पे, सही है। और दूसरी, हाँ, यदि बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी लाइन पे हो, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ट्रेपेजोइडल कब देते हैं, कुछ समझ में आया है औरों को। फोर्थ इज स्ट्रैप फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग में क्या करते हैं, 2 इंडिविजुअल फुटिंग होती है, उनको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप जोड़ देते हैं। जैसे कि ऐसा करते क्यों है, इस चीज को बोलते हैं स्ट्रैप। व्हाई वी प्रोवाइड स्ट्रैप, व्हाई वी स्ट्रैप फुटिंग। डिफरेंशियल सेटलमेंट सुना था तुमने। डिफरेंशियल सेटलमेंट ना हो इसलिए जनरली हम स्ट्रैप प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, जब कंबाइंड फुटिंग ना दे पाए, कंबाइंड फुटिंग हो अनइकोनॉमिकल, ठीक है, ज्यादा खर्चा हो रहा हो उसमें, तो हम स्ट्रैप फुटिंग देते हैं। राफ्ट फुटिंग क्या होती है, राफ्ट,
राफ्ट फुटिंग को एक और नाम से जानते हैं, मैट फुटिंग। राफ्ट फुटिंग क्या होती है? इसमें क्या करते हैं, नीचे एक मैट प्रोवाइड करते थे और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स दे देते हैं। ठीक है, ये कब प्रोवाइड करते हैं? जब बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी लेस। सॉइल वीक हो, सही है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज लेस। ठीक है, अब जो है ना साइंटिफिक टर्म, इंजीनियरिंग टर्म यूज किया करो। सॉइल वीक हो, सॉइल वीक से क्या मतलब है? एक ग्रिलेज और होती है, लास्ट वन इज ग्रिलेज। ग्रिलेज इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी क्योंकि उसमें हम स्टील की बीम्स यूज करते हैं। So what is the difference between beam and column? बीम और कॉलम में क्या डिफरेंस है? Difference between beam and column. In the last is inverted arch. ये सारे के सारे पढ़े हुए हैं तुमने, केवल इनका रिवीजन हो रहा है। बेटा यदि बीम हॉरिजॉन्टल होती और कॉलम केवल वर्टिकली होता तो मैं इतनी देर से नहीं पूछ रहा होता इस क्वेश्चन को। अमन ने थोड़ा लॉजिकल आंसर दिया है, और सोचो। ठीक है, इन्वर्टेड आर्च में क्या होता है, ये आर्च की फॉर्म में होते हैं नीचे। ठीक है, नीचे आर्च की फॉर्म में इनको हुजैफा। कॉलम का सही है, बीम किसे कहते हैं? कॉलम का भी अभी कंप्लीट नहीं है बट फिर भी सही है। और बीम बेंडिंग और शियर रेजिस्ट करता है। कॉलम बेंडिंग रेजिस्ट नहीं करता है क्या?
कॉलम जो हैं दे आर द मेंबर विच जनरली रजिस्ट। ठीक है, दिस इज कॉलम। बीम आर द मेंबर विच जनरली रजिस्ट। ये डिफरेंस है। ठीक है, और बेंडिंग बीम में भी आ सकती है, बेंडिंग कॉलम में भी आ सकती है। है किसी को इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं हम डीप फाउंडेशन पे। डीप फाउंडेशन के क्या क्या एग्जांपल है? पाइल, दूसरा पियर, और तीसरा कैशन। कैशन को और क्या बोलते हैं? वेल। ठीक है, अब तुम्हारे सिलेबस में केवल पाइल फाउंडेशन है, केवल और केवल तुम्हें पाइल फाउंडेशन पढ़नी है। पाइल फाउंडेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डीप फाउंडेशन। These are used where soil is not suitable for shallow foundation। जहाँ हम shallow foundation नहीं यूज कर सकते हैं वहां हम पाइल फाउंडेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, पाइल होती क्या है? दे आर जनरली स्मॉल इन डाया, कम डाया में, which is made up of either wood, steel और concrete। अब पाइल का एक्शन कैसे कैसे होता है? अब पाइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बेस पे यही हो गई। मटेरियल के बेस पे कौन सी हो गई? स्टील हो गई। ठीक है, कंक्रीट, टिम्बर, कंपोजिट। स्टील, कंक्रीट, टिम्बर। टिम्बर किसे कहते हैं? व्हाट इज टिम्बर? एंड द सेकंड इज व्हाट इज कंपोजिट? बेटा वुड को तो कहते हैं, लेकिन कौन सी वुड को टिम्बर कहते हैं? हाँ, वुड के इंजीनियरिंग यूज को टिम्बर कहते हैं, बिल्कुल सही। और कंपोजिट? बेटा कंपोजिट पे आ जाओ। ठीक है, समझ गया, पता है सबको।
कंपोजिट किसे कहते हैं? मोर देन वन मटेरियल जिसमें यूज होता है उसको कंपोजिट कहते हैं, ठीक है। जैसे टिम्बर और स्टील यूज कर लें, कंक्रीट और टिम्बर यूज कर लें, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपोजिट। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लोड, ये केवल तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, सब पढ़ा चुका हूँ, दोबारा उस वीडियो को देखना, उसमें से करना। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव देखूंगा, आज जितना हो जाएगा उतना बता दे रहा हूँ। लोड के बेसिस पे कौन कौन सी बताई थी? एंड बियरिंग, याद है कुछ? फ्रिक्शनल पाइल, फ्रिक्शनल पाइल को एक और नाम से बुलाते थे, और कंबाइंड। फ्रिक्शनल को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। फ्रिक्शनल और फ्लोटिंग, एंड बियरिंग और कंबाइंड, तीन तरीके की हैं।